हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे साइंस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग साइंस का एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको साइंस इस क्लास से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए इसमें मैं 90% वो क्वेश्चन को डाला हूँ जो रेलवे आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिका किससे बनी होती है यहाँ तक पढ़ चुके थे। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और कोशिका के घटकों को क्या करता है? यह बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह झिल्ली के कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह क्या करता है? यह झिल्ली यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यानी जो पर्यावरण में पदार्थ है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है उसको अंदर आने देती है, और जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उसको क्या करता है? बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। तो यह क्या करता है? जो हमारे बॉडी के लिए अनावश्यक है, जो ज़रूरी नहीं उसको क्या करता है? रोक देता है। इसलिए इसे वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं, यानी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, या हमारे बॉडी के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अंदर आने देती है, और जो ज़रूरी नहीं है वो बाहर जाने देती है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेलेक्टिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर नीचे कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली मानव या जंतु में सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी झिल्ली तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे यानी सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। अगर पूछ देगा मानव या जंतु में सबसे बाहरी परत क्या है, तो वो कोशिका झिल्ली है। और पादप यानी प्लांट में सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है, उसके बाद प्लाज्मा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। यह क्या करता है? साइटोप्लाज्म से अलग करता है। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। सिंगर और निकोलसन के फ्लूक मोजेक मॉडल के अनुसार यह एक प्रोटीन है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? एक प्रोटीन है। किसने कहा? तो सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार क्या है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली? यह एक प्रोटीन की सतह है जो लिपिड की दो सतहों के बीच में स्थित होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली है यह लिपिड के दो सतहों यानी एक लिपिड ऊपर रहेगा और दूसरा लिपिड नीचे रहेगा, उसके बीच में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली रहता है। वह किस रूप में रहता है? तो प्रोटीन की सतह के रूप में होता है जो 75 मोटी होती है।
अगर पूछ देगा एग्जाम में कि सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? यह एक प्रोटीन की सतह है, प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो सतहों के बीच स्थित रहता है, जो कितना मोटाई है? एक 75 मोटी है। जैसे मैं आप लोग देखोगे कि ब्रेड, एक ब्रेड ऊपर रहता है, एक ब्रेड नीचे रहता है, उसके बीच में मसाला भरा रहता है, उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी है, दो लिपिड के सतहों के बीच में रहता है प्रोटीन के रूप में। तो हम लोग, और यह इसकी मोटाई कितना है? 75 है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? यह एक लचीली होती है। यह किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? एक लचीली है। लचीली होने के कारण इसको मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है और दोबारा ये जुड़ भी सकता है। उदाहरण में देखते हैं। कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण ही अमीबा अपना आकार बदल पाता है। जो अमीबा अपना आकार बदल पाता है वो किसके कारण बदल पाता है? क्योंकि कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण ही अमीबा अपना आकार बदल पाता है और खाद्य पदार्थों को कुटपाद या पदार्थ के सहारे कर पाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किसके सहारे कर पाता है? तो पताभ या कुटपाद के सहारे कर पाता है। ये ग्रुप डी में इस बार नेक्स्ट एग्जाम में पूछा था। अमीबा या एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किसके वजह से ग्रहण कर पाता है? तो पताभ या कुटपाद के सहारे अमीबा अपना भोजन ग्रहण कर पाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछ देगा अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछ देगा एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछ देगा अमीबा अपना भोजन ग्रहण किसके सहारे कर पाता है? तो पताभ या कुटपाद के सहारे कर पाता है। अगर पूछ देगा अमीबा अपना आकार किसके सहारे बदल पाता है? तो कोशिका झिल्ली के लचीलापन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन साहब ने दिया था। और सिंगर और निकोलसन साहब के अनुसार कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है? एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो सतहों के बीच सैंडविच की तरह होती है, जो कितना मोटी होती है? 75 मोटी होती है। यहाँ तक अब हम लोग देख लिए। हम लोग नोट में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नोट में क्या है। कुछ पदार्थ जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जो हमारे बॉडी में O2 अंदर आता है, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ये किसकी वजह से होता है? तो कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है। यह क्या है? एक CO2 क्या है? एक अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है और इसका हमारे बॉडी से निष्कासन बहुत जरूरी है। कोशिका में एकत्रित हो जाता है। CO2 जो क्या है? ये कोशिका में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाता है। यानी उसका जब कोशिका में CO2 एकत्रित हो जाएगा तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। और पर्यावरण में क्या हो जाता है? CO2 की मात्रा कम हो जाता है। और जब कोशिका हमारे बॉडी में CO2 एकत्रित हो जाता है तो उससे हमारे कोशिका में इसकी मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे पर्यावरण में कोशिका की CO2 की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
अतः कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। तो विसरण में क्या प्रक्रिया होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जब हमारे बॉडी में CO2 की मात्रा एकत्रित हो जाएगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाता है और पर्यावरण में उसकी मात्रा कम हो जाता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं को गति करना ही विसरण कहलाता है। तो हमारे बॉडी में जो CO2 हम लोग लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं, यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। एग्जाम में पूछता है बहुत ही। जब हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, अणुओं को गति करना विसरण कहलाता है। इतना याद हो गया कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परासरण। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल भी कैसा व्यवहार करता है? विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। लेकिन परासरण किस पे? सिर्फ द्रव में ही कार्य करता है। तो परासरण किसे कहते हैं? तो जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक प्रगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं? तो जल भी विसरण के अनुकूल ही गति करता है। जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो, यानी सिलेक्टिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन द्वारा हो, तो उसे परासरण कहते हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट है वो अंदर, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बाहर है। यानी जब जल के अणुओं की गति सिलेक्टिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांद्रता के अनुसार विलयन का प्रकार। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता, यानी जब कोशिका के अंदर की मात्रा और बाहर की मात्रा, पर्यावरण की मात्रा जब समान हो तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं, जैसे RBC तथा NaCl। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो अल्प पराशरी विलयन क्या है? यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए, यानी जब कोशिका को किस में रखा जाए? विलयन, यानी विलयन वाले में रखा जाए, यानी घुलने वाला में रखा जाए, तो जल है जो विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे वह फूल जाती है या फट जाती है। जब जल हमारे कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका ऑटोमेटिक ही फूल जाएगा, जिससे वह फट भी सकती है। यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अल्प परासरण दाबी विलयन के द्वारा होता है। तो इतना याद रखिएगा कि जब जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? तो कोशिका फूल जाती है और वह फट भी सकती है। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, क्या कह रहा है इसमें? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन
अंदर के घोलों से अधिक सांद्र है तो जल प्रसारण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो जल क्या होगा, तो प्रसारण द्वारा क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो जब जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगी। जब कोशिका से जल बाहर आ जाएगा तो वो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाती है। तो ये प्रक्रिया कोशिका झिल्ली की अर्धपरागम्य प्रकृति और विलेय के सांद्रता के कारण होती है। तो यह किसके कारण होती है, अर्धपरागम्य प्रकृति और विलेय के सांद्रता के अनुसार होता है। तो अति प्रसारण दाबी विलयन में क्या होता है, जब जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाती है। ये प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के अर्धपरागम्य प्रकृति और विलेय के सांद्रता के कारण होती है। और जब जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, जब जल क्या होगा, विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगा, फूल जाएगी और फट भी सकती है। यह किस में संभव होता है, अल्प प्रसारण दाबी विलयन में। और अति प्रसारण दाबी विलयन में क्या होता है, जब जल प्रसारण विधि द्वारा जल कोशिका के बाहर आ जाएगी तो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाती है। ये प्रक्रिया कोशिका झिल्ली की अर्धपरागम्य प्रकृति द्वारा और विलेय के सांद्रता के कारण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नोट में, प्रसारण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। प्रसारण क्या है, एक विसरण की ही एक मुख्य विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होता है, यानी सेलेक्टिव पेरिएमेबल मेम्ब्रेन द्वारा गति होता है। प्रसारण में कैसे गति होता है, तो वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। तो सेलुलोज क्या है, एक जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो सेलुलोज क्या करता है, यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी पौधों को जो मजबूती प्रदान करता है वो कौन करता है, सेलुलोज करता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कैसा पदार्थ है, एक जटिल पदार्थ है। सेलुलोज क्या करता है, यह पौधों को दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है। तो पादप में पानी की हानि होती है, वो किसके विधि द्वारा होता है, तो प्रसारण द्वारा पौधों में पानी की हानि होती है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि पादप में पानी की हानि किस विधि के द्वारा होता है, तो प्रसारण द्वारा होता है। तो आंतरिक पदार्थ कोशिका झिल्ली सहित संकुचित हो जाती है, जिससे पादप में जितने भी आंतरिक यानी जितने भी कोशिका झिल्ली होती है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। इस घटना को जीवद्रव कुंचन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं। पादप में पानी जो बाहर निकलता है वो किसके द्वारा होता है, तो प्रसारण द्वारा होता है, जिससे क्या होता है, पादप के कोशिका झिल्ली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि पादप में पानी की हानि किसकी वजह से होता है, तो प्रसारण के द्वारा होता है। जब पौधों में पानी की हानि, जब पानी निकल जाएगा तो उससे कोशिका झिल्ली क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली सहित जितने भी कोशिका होगा वो क्या हो जाएगा, संकुचित यानी सिकुड़ जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह कोशिकाएं
मध्य भित्ति यानी मिडिल लेमना द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह क्या होता है? अजीवित संरचना है। सेलुलोज क्या है? एक अजीवित संरचना है, यह जीवित नहीं है। सेलुलोज क्या है? एक अजीवित है, यानी इसमें यह जीवित नहीं है। यह किससे जुड़ी होती है? तो यह कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर स्टेटमेंट पूछ देगा रेलवे ग्रुप डी में कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका को संरचना प्राप्त करना है। तो इतना याद रखिएगा, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका को संरचना प्राप्त करना। और क्या कार्य है? कोशिका को मजबूती प्रदान करना। यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार आने जाने देती है। यह कैसा होता है? यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आने जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? यह द्वारा मरम्मत भी हो सकता है और पुनर्जनन भी हो सकता है। इतना 4 पॉइंट याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का क्या क्या कार्य है? तो कोशिका भित्ति को संरचना प्राप्त करना है, कोशिका को मजबूती प्रदान करना है। यह कैसा होता है? कोशिका भित्ति यह सरंध्र होती है जिससे विभिन्न अणुओं की गति को आर पार आने जाने देती है। और इसमें क्या होता है? इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी यह द्वारा मरम्मत भी हो सकता है या द्वारा पुनर्जनन भी हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस। तो हम लोग इतना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक का हम लोग क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। और जो आपको रेलवे ग्रुप डी में हम आप लोगों को एक भी साइंस नहीं छूट पाए, इसके लिए हम हर रोज़ आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट एकत्रित करके लाएंगे। तो आज तक क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में केंद्रक से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।